हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान में मारा गया लश्कर आतंकी कासिम गुज्जर भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था ये शामिल। भारत के लिए सबसे खुशखबरी, सबसे बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मोहम्मद यूनुस ने भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे शामिल दोस्तों। और अगर पीएम मोदी जी नहीं होंगे शामिल तो फिर उनकी जगह कौन जाएगा बांग्लादेश? आप बिना जाने चाहकर भी नाम गैस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बताएंगे आपको चौंकाने वाला नाम है जो भारत की तरफ से बांग्लादेश जाएगा। वही आपको बताएंगे भाई के बाद अब फूल और मिठाई। ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को भेजा तोहफा, लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे मोहम्मद यूनुस? नई भूमिका को लेकर अटकलें तेज। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, आखिर शपथ से पहले तारिक रहमान ने ऐसी पहल क्यों की? जमात और एनसीपी के नेताओं से करेंगे ये मुलाकात। तो वही बताएंगे भारत और फ्रांस के बीच हो सकती है सबसे बड़ी डील। रक्षा क्षेत्र में एमओयू से उड़ सकती है पाकिस्तान और चीन की नींद। वहीं आपको बताएंगे अलग ही एटीट्यूड के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि भारत नहीं खरीदेगा रशिया का तेल। दावे के साथ उसने ये बयान जारी किया, जिसके बाद बताएंगे कैसे जयशंकर जी ने इसके दावे का दिया तगड़ा जवाब। आज दोस्तों और बेहतरीन से बेहतरीन खबरें आपको बताने वाले हैं। हमेशा की तरह बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का हर समय हर क्षण दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के पेशावर में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मोहम्मद कासिम गुज्जर की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों। बताया गया है कि हत्या के वक्त कासिम गुज्जर बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले का रहने वाला कासिम गुज्जर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपकर रहता था। हालांकि उसकी हत्या की रिपोर्ट पेशावर से आई है दोस्तों। मोदी सरकार ने मार्च 2024 में कई आतंकी हमलों के खूंखार मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम गुज्जर कई आतंकी हमलों के जरिए कई मौतों का जिम्मेदार है और भारत के विरुद्ध युद्ध की योजना में शामिल रहा है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में गुज्जर की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें सैन्य स्तरीय उपकरणों की आपूर्ति के लिए रणनीतिक स्थानों की पहचान करना शामिल है, जिससे भारत के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा गुर्जर कई हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा है दोस्तों, जिनमें बम विस्फोट भी शामिल है, जिनके कारण कई लोगों की मौत और घायल हुए थे। अब ऐसे में इस मौत के पीछे भी खास बात यही है कि इस मौत के लिए भी अज्ञात हमलावर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और आप समझ पा रहे होंगे अज्ञात हमलावर कौन हो सकते हैं। जितने भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जा रहे दोस्तों, मोस्ट ऑफ आतंकवादियों की मौत पर अज्ञात के द्वारा मारे गए का ही थप्पा लगा है दोस्तों। और इस बार भी इस भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मोहम्मद कासिम गुज्जर की अज्ञात बंदूकधारियों ने ही गोली मारकर हत्या की है। लेकिन जिसने भी इसकी हत्या की है दोस्तों, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो कि आपको बताना बहुत बहुत जरूरी था दोस्तों। क्या है इस पर आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस आतंकवाद की मौत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए यूनुस ने भेजा पीएम मोदी जी को न्योता, लेकिन नहीं शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। उनकी जगह स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। बता दें क्या है वजह। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो ढाका नहीं जा रहे हैं या वो ढाका नहीं जा पाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग इस बार राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। दोस्तों बांग्लादेश ज्यादातर सार्क सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। सार्क पूर्व राष्ट्रपति
जियाउर रहमान की पहल पर शुरू हुआ था। जिया तारिक के पिता थे। इसके अलावा चीन, मलेशिया, सऊदी अरबिया और तुर्की जैसे मित्र देशों के प्रमुखों को भी बुलाने की तैयारी है। तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा पर केंद्रित होगी और ये किसी एक देश पर आधारित नहीं होगी। दोस्तों, अब तक जो जानकारियां सामने आई है उसमें 13 देशों को अब तक बांग्लादेश ने न्योता भेजा है, जिसमें कि भारत, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन संसद के साउथ प्लाजा में होगा। बीएनपी ने हाल ही में हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भी तारिक रहमान को भेजा तोहफा। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान की पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें फूल और मिठाइयां भेजी। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था यानी बीएसएस ने बताया कि बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य अतीकुर रहमान रुमान ने शाम को गुलशन में पार्टी चेयरमैन के पॉलिटिकल ऑफिस में ये तोहफे लिए। इससे पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी जी ने अक्सर दीदी कहा जाता है, उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों के साथ साथ तारिक भाई को भी बधाई दी और रमजान के पवित्र महीने से पहले पड़ोसी देश को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि शुभो नंदन मेरे सभी भाइयों और बहनों, बांग्लादेश के सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से बधाई। उन सभी को मेरा रमजान की एडवांस मुबारकबाद। दोस्तों, आप सामने ये ममता बनर्जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने तारिक रहमान को बधाई संबोधित करते हुए लिखा कि मेरे तारिक भाई, उनकी पार्टी और सभी पार्टियों को इस बड़ी जीत के लिए मेरी तरफ से बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी दुआ है आप सभी ठीक और खुश रहें। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। ये ऐसे समय हो रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने और देश में हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते नाजुक हैं। उन्होंने लिखा कि दुआ है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एक बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आ रहा है मोहम्मद यूनुस को लेकर कि क्या बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति यूनुस को ही बनाया जाएगा या फिर अब उनका क्या होगा। इसको लेकर उनकी नई भूमिका को लेकर अटकलें तेज होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। इसके बाद वो कौन सी भूमिका निभाएंगे, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अटकलें अब ये लगाई जा रही है कि उन्हें कोई संवैधानिक पद मिल सकता है या राष्ट्रपति उनको बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मंगलवार को यानी कल सत्ता संभालने जा रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार उन्हें समर्थन दे सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। उन्होंने 24 अप्रैल 2023 को शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 5 साल का है। हालांकि दोस्तों, बीएनपी नेता तारिक रहमान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के लिए किसी खास पद पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तारिक रहमान समावेशी शासन चाहते हैं और अगर उनकी सरकार बनती है तो वे देश के काबिल और अनुभवी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। कबीर ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की विशेषज्ञता, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का देश के हित में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई तय भूमिका नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अब तक किसी पद को लेकर औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। वहीं बांग्लादेश पर लिखने वाले कॉलमनिस्ट डेविड बर्गमैन ने दावा किया है कि अगर यूनुस राष्ट्रपति बनते हैं तो देश को फायदा हो सकता है। उनके मुताबिक यूनुस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतिष्ठा है और उनके जैसा वैश्विक कद किसी अन्य बांग्लादेशी नेता के पास नहीं है। हालांकि दोस्तों, यूनुस के राष्ट्रपति बनाने से बांग्लादेश को कितना ज्यादा फायदा होगा, ये बात हम और आप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री रहकर बांग्लादेश को डुबा दिया दोस्तों यूनुस ने, तो राष्ट्रपति बनकर कहीं बांग्लादेश को उड़वाना दे। क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। किस किस को ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से इतना बड़ा पद हासिल करने के बाद दोस्तों वो बांग्लादेश को सही से नहीं रन कर पाए और एक तरफा पाकिस्तान और चीन की तरफ हो लिए, भारत से किनारा कर लिया दोस्तों। जबकि अगर वो देश हित में सोचते तो भारत से कभी अलग नहीं होता बांग्लादेश। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, उधर शपथ लेने से पहले तारिक रहमान की सबसे बड़ी पहल जमात और एनसीपी के नेताओं से करेंगे ये मुलाकात दोस्तों। जी हां, बांग्लादेश चुनाव के बाद भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चुनाव जीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता का मैसेज दिया। बीएनपी सूत्रों के हवाले से बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट द डेली स्टार ने बताया कि वो जमात इस्लामी के टॉप लीडर शफीकुर रहमान के घर जा सकते हैं। उसके बाद उनका नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी की कन्वीर नाहिद इस्लाम के घर भी जाने का प्लान है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश चुनाव में विजयी बीएनपी नेता तारिक रहमान शपथ लेने से पहले विपक्ष
का सहयोग लेने के लिए ये कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो वहीं अगर वोटिंग मिलने की बात करें तो आपको बता दें बांग्लादेश चुनाव में बम्पर सीट लाने वाली बीएनपी को मिले हैं 50% वोट, जबकि उसकी पूर्व सहयोगी जमात इस्लामी को 31.76% मतों पर ही रुकना पड़ गया। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने सामूहिक रूप से 5.79% वोट हासिल किए, जबकि अन्य राजनीतिक दल काफी पीछे रह गए। अगर सीटों की बात करें तो बीएनपी ने 49.97% मतों के साथ 297 सीट में से 209 सीट पर जीत दर्ज की है। पाकिस्तान से 1971 में आजादी का विरोध करने वाली कट्टरपंथी जमात इस्लामी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है दोस्तों। उसने संसद में 68 सीटें जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन खबरों की, जहां भारत और फ्रांस के बीच हो सकती है सबसे बड़ी डील। रक्षा क्षेत्र में एमओयू से उठ सकती है पाकिस्तान और चीन की नींदें। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर्नाटक में बेंगलुरु में 17 फरवरी को फ्रांस की सशस्त्र सेना और पूर्व सैनिक मामलों की मंत्री कैथरीन वॉट उटरीन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी। रविवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में भारत फ्रांस के रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी, जिसमें औद्योगिक साझेदारी को विस्तार देने पर विशेष फोकस होगा। इस दौरान रक्षा सहयोग जैसे समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम पर एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू भी हस्ताक्षरित हो सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना और फ्रांसीसी थल सेना के बीच अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती को लेकर भी घोषणा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये संवाद भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वहीं भारत और फ्रांस नियमित रूप से 3 प्रमुख अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें सेना के साथ शक्ति अभ्यास, नौसेना के साथ वरुण अभ्यास और वायुसेना के साथ गरुड़ अभ्यास। जी हां, साथ ही कई अन्य अवसर के अनुसार अभ्यास भी जारी रहते हैं। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, भारत राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में भी बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारी में जुटा है दोस्तों। वो चाहता है कि इस बार फ्रांस के साथ राफेल को लेकर भी डील पक्की फाइनल हो जाए, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर हो सकती है। एक फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत ने भारतीय वायुसेना IAF के लिए प्रस्तावित 114 विमानों के अलावा अतिरिक्त 31 राफेल मरीन फाइटर जेट की मांग की है। फ्रांसीसी समाचार पत्र ला ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए निर्धारित 114 लड़ाकू विमानों के बड़े ऑर्डर के अलावा 31 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमानों की आपूर्ति के लिए फ्रांस से अनुरोध किया है। ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार यदि ये ऑर्डर अंतिम रूप ले लेता है तो भारत द्वारा ऑर्डर किए गए राफेल विमानों की कुल संख्या 145 हो जाएगी दोस्तों। इस डील से भारत के राफेल बेड़ में जबरदस्त विस्तार होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने डसॉल्ट एविएशन के साथ पहले ही 62 राफेल जेट के लिए 2 अनुबंध कर लिए हैं, जिनमें से 36 भारतीय वायुसेना के लिए 2016 में और 26 भारतीय नौसेना के लिए अप्रैल 2025 में तय किए गए थे। साथ ही साथ वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री का सबसे बड़ा दावा कह दिया, रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत। सिर्फ कहा ही नहीं दोस्तों, बड़ा दावा किया और भरोसा तक दिला दिया कि मेरी बात मान लो, मैं कह रहा हूं कि रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, मतलब नहीं खरीदेगा। ये लहजा था उनके इस बयान का, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया तगड़ा जवाब दोस्तों। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये बयान भारत द्वारा ये बात दोहराने के कुछ दिनों बाद आया है कि कच्चे तेल की खरीद के संबंध में नई दिल्ली के निर्णयों के लिए राष्ट्रीय हित मार्गदर्शक कारक होगा और ऊर्जा नीति के प्रमुख आधार पर्याप्त उपलब्धता, उचित मूल्य निर्धारण और आपूर्ति की विश्वसनीयता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए दावा किया था कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। तब से ही अमेरिका ने कई बार यह दावा किया है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में रूबियो ने कहा कि भारत के साथ हमारी बातचीत में हमें उनकी प्रतिबद्धता मिली है कि वे अतिरिक्त रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूबियो रशिया यूक्रेन युद्ध और मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तो वहीं दोस्तों भारत के विदेश मंत्री ने दिया तगड़ा जवाब। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने उसी सम्मेलन के अगले सत्र में स्पष्ट और संतुलित प्रतिक्रिया दी। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ चर्चा में जयशंकर जी ने कहा कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और देश किसी भी तरह के बाहरी दबाव में अपने फैसले नहीं करता। जी हाँ, जयशंकर
जयशंकर जी ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति उपलब्धता, लागत और जोखिम जैसे व्यवहारिक कारकों पर आधारित होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वैश्विक ऊर्जा बाजार बेहद जटिल है। भारत की तेल कंपनियां वही निर्णय लेंगी जो उन्हें अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय और व्यावसायिक हित में लगता है। विदेश मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भारत के साथ ऐसे फैसले लेने का पूरा अधिकार है जो पश्चिमी विचारधारा से मेल ना भी खाते हों। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने पहले रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा लिया था, लेकिन निगरानी अब भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव को भारतीय तेल आयात पर नजर रखने का दायित्व सौंपा है। यदि भविष्य में भारत द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल आयात फिर से शुरू किए जाने की पुष्टि होती है तो दंडात्मक शुल्क दोबारा लगाए जाने की संभावना बनी रह सकती है। दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी के इस तगड़े जवाब का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो ही सेड वेल और थैंक यू जयशंकर जी। कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया भारत की असली ताकत का राज, कहा ताबड़तोड़ एफटीए अमेरिका से ट्रेड डील। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक प्रगति, बजट 2026, वैश्विक व्यापार समझौते, सुधारों और विकसित भारत के विजन पर खुलकर बातचीत की। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास बहाल हुआ है और बढ़ा है। ये इंटरव्यू बजट सत्र के बाद और हाल के भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएस के बीच आया है। पीएम मोदी ने राजनीतिक स्थिरता को निवेशकों के बढ़ते भरोसे का मुख्य कारण बताया और कहा कि भारत अब अपनी शर्तों पर मजबूत समझौते कर रहा है। 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि भारत ने अपने मजबूत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई की ताकत का लाभ उठाकर इन समझौतों पर अपनी शर्तों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन एफटीए का मुख्य उद्देश्य कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व यूपीए सरकार की आलोचना भी की और कहा कि उनके कार्यकाल में बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी ने कहा कि लंबी बातचीत के बावजूद उस समय कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले दशक के लिए 3 प्रमुख सुधार प्राथमिकताएं बताई। अधिक संरचनात्मक सुधार, दूसरा गहन नवाचार, तीसरा सरल शासन व्यवस्था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार जो भी करना होगा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सुधार सरकार की प्रतिबद्धता है जिसे उसने अपने शब्दों और भावना में प्रदर्शित किया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन के लिए प्राइवेट सेक्टर महत्वपूर्ण, उनसे निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अनुरोध है। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा कितना असली है, इस सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तगड़ा जवाब दिया। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे सरकार के पहले दिन से ये बात साफ थी कि हमें रक्षा बलों के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। हाँ, यह साल बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़ोतरी की गई है। ये एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है जो हमारी सरकार की नीति और कमिटमेंट्स को दर्शाता है। पिछले 4 दशकों की लंबित मांग यानी OROP यानी बोले तो 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करना भी इसी सरकार की उपलब्धि है। इससे ये साफ होता है कि सरकार न केवल रक्षा बजट बढ़ाने में संकोच नहीं करती बल्कि सेना के वेटरन्स की उचित सम्मान और सुविधाओं के लिए भी कार्यरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को गर्व से भर दिया, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया। इस ऑपरेशन में हमारे सशस्त्र बलों ने जो साहस और समर्पण दिखाया वो प्रशंसनीय है। ये ऑपरेशन न केवल हमारी सैन्य क्षमता को दिखाता है बल्कि पिछले दशक में हमारे द्वारा किए गए सुरक्षा सुधारों का भी प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बड़ा बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन वही आपको बता दे, पीएम मोदी जी बयान दे और विपक्ष उनके बयान पर उंगली ना उठाए या फिर कटाक्ष ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दे, मोदी जी के इस इंटरव्यू पर कांग्रेस ने भी वार किया, कह दिया कि ये तो स्क्रिप्टेड था। प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके भी हैं। कांग्रेस ने रविवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस इंटरव्यू पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे बहुत सोच समझकर लिखी गई और हताशा में की गई PR एक्सरसाइज बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस इंटरव्यू का मकसद जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना था। पार्टी नेता जयराम रमेश जी ने कहा कि यह इंटरव्यू आम बजट की आलोचना और संसद में सरकार पर विपक्ष के हमले से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पीएम जानते हैं कि इस साल का बजट एक बेकार बजट रहा है और इसमें दिमागी थकान के सारे निशान
निशान दिख रहे हैं। मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया है और इन्वेस्टर इंप्रेशन नहीं हुए, इसीलिए उन्हें बजट पेश होने के 2 सप्ताह बाद और पार्लियामेंट में विपक्ष द्वारा इसकी बुराई किए जाने के कुछ दिनों बाद इंटरव्यू देने की आवश्यकता महसूस हुई। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि हमेशा की तरह मोदी स्टाइल वन लाइनर्स हैं जिनका असल में कोई मतलब नहीं है। ये आरोप लगाते हुए कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री पर दबाव है। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी मीडिया आउटरीच के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रेड डील पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने की वजह से घिरे और हमले का सामना कर रहे प्रधानमंत्री अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अपने पसंदीदा तरीके का सहारा ले रहे हैं। वो लाखों किसानों के साथ अपने धोखे और दूसरे सरेंडर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तथाकथित इंटरव्यू कोई इंटरव्यू नहीं है बल्कि एक सोच समझ कर लिखी गई और हताशा में की गई पीआर एक्सरसाइज है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके भी हैं। अब ऐसे में दोस्तों जयराम रमेश का ये कटाक्ष वाकई में दर्शाता है कि वो काफी ज्यादा हताश नजर आ रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी जी के इंटरव्यू को देखकर आप क्या जवाब देना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और किस किस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस इंटरव्यू को देखा जरूर बताइएगा। अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों सामने लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सबसे पहला बटन दबा दीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां 9 साल बाद इजराइल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। कूटनीतिक लिहाज से क्यों अहम है उनका ये दौरा, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही इजराइल जाने वाले हैं। एआई समिट के बाद ये दौरा हो सकता है दोस्तों, जो 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच तेजी से मजबूत हो रहे रणनीतिक, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में संबंधों को नया आयाम दे सकता है। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली इजराइल यात्रा होगी, जो 9 साल के गैप के बाद हो रही है। पीएम मोदी की आखिरी इजराइल यात्रा जुलाई 2017 में हुई थी, तब वे इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। मोदी का 2017 का विजिट दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरा होने के मौके पर हुआ था। वहीं पाकिस्तान की तगड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है दोस्तों। जर्मनी में सेना प्रमुख मुनीर को कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला पहले अपनी आईडी दिखाओ। आसिम मुनीर से मांगा पहचान पत्र। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करके इतराने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंटरनेशनल फजीहत हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों आसिम मुनीर जर्मनी गए हैं, यहाँ उनको एक कार्यक्रम के पहले रुकावट का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे उनका पहचान पत्र तक दिखाने की बात कह दी। दरअसल आसिम मुनीर और उनकी टीम म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गई, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक सुरक्षा अधिकारी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। ये वाकया सम्मेलन के प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम पहले हुई, और जैसे ही दोस्तों इस सुरक्षा अधिकारी ने उनसे आईडी मांगा, वैसे ही एक बार को मुनीर कंफ्यूज हो गए कि ये क्या किस चीज की डिमांड कर रहा है। लेकिन जब उनको पता चला कि ये उसी का पहचान पत्र मांग रहे हैं, तो उसके मुंह पर, उनके चेहरे पर हताश क्लियर दिखाई दिया दोस्तों। वहीं बंगाल में रथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूकेगी चुनावी शंख। कैसा है ब्लूप्रिंट? दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। इस संग्राम में अपना ध्वज सबसे ऊपर रखने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, और अपना ध्वज सबसे ऊपर रखने की तैयार में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कमी भी नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों चुनावी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने एक खास योजना तैयार की है। चुनाव प्रचार की रणनीति के तहत बीजेपी मेगा रैली और राज्यव्यापी रथ यात्राएं करने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए 15 मार्च का दिन तय किया जा रहा है। वहीं इसे राजधानी कोलकाता के मैदान स्थित ब्रिगेड परेड में आयोजित किया जाएगा। लगे हाथों दोस्तों ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।